हेलो बच्चों। होपफुली आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे। और अब आप लोग लगभग 13 दिसंबर 2021 को आपका जो अकाउंट्स का पेपर है, आप लोग उसकी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। देखिए, मैं अपने लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये पूरा कोर्स रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर, प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मैथ का पेपर देखा, जिस हिसाब से उन्होंने इंग्लिश का पेपर देखा, तो उन्होंने ये कहा कि सर, अकाउंट्स हमें दोनों तरह से परेशान कर सकता है। हालांकि नॉलेज का लेवल अच्छा है, इसलिए वो डर तो नहीं कह रहे, लेकिन वो कहते हैं सर, थ्योरी के अंदर अपने आप को अपडेट रख पाना, काश वो हमसे एक डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो हमें थ्योरी की टेंशन नहीं है, लेकिन वन मार्कर एमसीक्यू के अंदर वो हमसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉपर कई बार नॉलेज इधर उधर भी हो सकती है। जैसे कई बार आप सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर कॉल सिनेरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना हो तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। कई बार वो एक बात पूछ लेता है कि अगर कोई कंपनी कॉल सिनेरियर पे इंटरेस्ट लगाना चाहती है तो क्या जरूरी है कि उसे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या उसको कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको अप्रूव करेगा तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। तो क्योंकि अकाउंट्स के अंदर लॉ का भी रोल है, तो यहां पर कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर, अगर कुछ ऐसी हेल्प हो जाए कि हमें बिल्कुल कोई एंड मोमेंट पे ये बता दे कि थ्योरी के अंदर हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, हमें थ्योरी में इन इन चीजों का ध्यान रखना है, और कोई सिंपल छोटी छोटी वीडियोस अगर हमें मिल जाए तो सर वो पूरा रिव्यू हो जाएगा, और जो टाइम हमारा यहां से सेव होगा वो हम न्यूमेरिकल में फोकस कर पाएंगे। और मुझे भी एक बात ये लगी कि एक बार चलो ठीक है, बच्चे को प्रॉपर मैनर में अगर हम पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ा भी दें, तो भी एक पॉइंट है कि बच्चा न्यूमेरिकल में पूरा फोकस नहीं कर पाता। न्यूमेरिकल पढ़ते समय उसे थ्योरी कंटेंट ध्यान रखते हैं, और फिर प्रॉब्लम उसे ये भी होती है कि जो वो थ्योरी पढ़ रहा है उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि जो थ्योरी वो पढ़ रहा है क्या वो सफिशिएंट थ्योरी है, क्या उससे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्रैक कर पाएगा। जिन बच्चों का मिशन है कि अच्छे मार्क्स आए, वो बच्चे बहुत डर रहे हैं इस टाइम पे कि कहीं एक मार्क्स की भी थ्योरी की गलत होगी तो उनका बेचारों को एक मार्क जाता है, तो थोड़ा सा उनको डिसअपॉइंट होते हैं। इसलिए बच्चों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक के ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं। और आज मैं इसी टॉपिक पे, एक बहुत अच्छा टॉपिक है कंपनी में जिसके ऊपर एग्जामिनर की निगाह नहीं है, और बेटा उस टॉपिक का नाम है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हो सकता है बहुत से बच्चे जानते हो कि व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपको पता हो कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पे निगाह बहुत कम लोगों की है। तो आज हम क्या करते हैं, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ताकि एग्जामिनर अगर इसमें से एमसीक्यूज उठाए तो उसके रेस्पॉन्स, उसके जवाब आपको पता हो। देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक बात समझिए कि हमारे पास ये कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉइज हैं, और एम्प्लॉइज ये चाहते हैं कि कंपनी हमें शेयर अलॉट करे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेकिन इस कंपनी का शेयर मार्केट के अंदर जो कंपनी का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चल रहा है, सपोज वो 500 रुपीज है। अब आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू साइलेंट क्वेश्चन में 10 मानी जाती है। यानी कि कंपनी ने जब किसी पब्लिक को ये शेयर दिया होगा, तो वो शेयर बढ़ते बढ़ते आज उसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए हो गई। तो सोचो इन्वेस्टर को कितना फायदा हुआ। जब इन्वेस्टर का ये बेनिफिट इंप्लॉइज देखते हैं कि यार हमें मिलती है सिर्फ सैलरी, लेकिन इन्वेस्टर 10 रुपए का शेयर है 500 रुपए में, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे केस के अंदर इंप्लॉइज कंपनी से डिमांड करते हैं कि हमें भी इस कंपनी का शेयर चाहिए, जिस कंपनी में हम सर्विस करते हैं हमें ही उस कंपनी का शेयर नहीं मिल पा रहा। तो पहले तो ये समझिए कि इंप्लॉइज कंपनी का शेयर मांगते क्यों है। वजह साफ है कि कंपनी से मिलेगा तो सस्ते रेट पे मिलेगा, मार्केट में बिकेगा तो महंगे रेट पे बिकेगा, तो इंप्लॉइज को बेनिफिट होगा। लेकिन आप सब जानते हैं बेटे कि कंपनी इंप्लॉइज से तो चल नहीं सकती, प्रोडक्शन प्रोसेस है ये लोग। आप जानते हैं कि जो कंपनी के शेयर खरीदेगा वो ओनर भी बनेगा। लेकिन फिर भी एक सिस्टम मेंटेन किया गया, और एक सिस्टम था, उसका नाम था स्वेट इक्विटी शेयर।
स्वेट इक्विटी शेयर एक ब्रॉडर स्कीम है। स्वेट इक्विटी शेयर, इस स्कीम के अंदर, स्वेट इक्विटी स्कीम के अंदर एक पार्ट है ईएसओपी, इसका एक पार्ट है एम्प्लॉय। इसमें और भी बहुत सारी बेनिफिट जो एम्प्लॉयज को दी जाते हैं उनका जिक्र किया गया है। इसमें ईएसओपी एक पार्ट माना जाता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान अपने आप में एक पार्ट है स्वेट इक्विटी शेयर का। पहली बात ये समझिए। अब ये होता क्या, सर होता ये है कि एक कंपनी ये कहती है अपने एम्प्लॉइज को कि देखो हम आपको शेयर 10 रुपए में तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसका मार्केट प्राइस 500 रुपए है, लेकिन ये कंफर्म है कि हम आपको मार्केट प्राइस से कम पे शेयर अलॉट करेंगे। सपोज 200 रुपीज में हम आपको शेयर दे देंगे, क्या आप खरीदने को तैयार हैं? अब बच्चों आप भी सोचो कि 500 रुपए का शेयर कंपनी अगर 200 रुपए में दे रही है, और अगर ये शेयर एम्प्लॉइज को मिल जाता है, तो कंपनी का एम्प्लॉय अभी भी 300 रुपए का मार्जिन कमा सकता है उसको शेयर मार्केट में बेच के। इसलिए ये अच्छी बात लगती है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एग्री करता है। मे भी एम्प्लॉय इस पे एग्री ना करे, मे भी कहे कि नहीं जी हमें 200 का नहीं, हमें शेयर आप 150 का दे दो, 150 का दे दो, आप हमें 100 का ये शेयर दे दो। ये बात की बात है, इस पर डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसी के ऊपर एक प्रोसेस है कि कंपनी ये कहती है कि हम आपको मार्केट प्राइस जिस चीज का 500 रुपीज है, हम आपको 200 रुपीज में दे रहे हैं। 500 रुपीज के प्राइस को हम 200 में दे रहे हैं, यहां भी डिफरेंस पड़ा, आप 300 रुपए का आपको हम मार्जिन कंपनी देती है। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन हम इसको बोलते हैं। बेनिफिट है कितने का आपके पास। तो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? जब एक कंपनी अपने इंप्लॉइज को एमआरपी से कम पे शेयर अलॉट करती है, दिस इज इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब आप कहोगे सर इतनी थ्योरी पढ़ाने का फायदा क्या है आपका, कि इसमें से एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है? तो आइए जरा इस पे भी बात करते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है। इसमें देखो बेटा कुछ खास बातें हैं, इसमें प्रोसेस कैसे चलता है इसका। इसके प्रोसेस में वो आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसे समझने के लिए थोड़े से पेशेंस रखिएगा। कंपनी पहले ऑफर करती है, मतलब ये जब तक कंपनी ऑफर नहीं करेगी तब तक तो एम्प्लॉय शेयर नहीं खरीद सकता। उसके बाद एम्प्लॉय एक्सेप्टेंस देते हैं। मैंने ये बात क्यों बोली एक्सेप्टेंस वाली? एक्सेप्टेंस वाली बात मैंने इसलिए बोली कि कंपनी ऑफर ये देती है कि हम 500 का शेयर 200 रुपए में देंगे। हो सकता है ये बात एम्प्लॉय माने, हो सकता है वो ना भी माने, वो कहें सर 200 तो बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक सिचुएशन जनरेट हो सकती है। उसके बाद कंपनी फिर एक ऑफर करती है। क्या ऑफर करती है इस पे बात करेंगे। उसके ऊपर भी एक बार फिर से एक्सेप्टेंस दी जाती है। तो पहले जरा ये समझते हैं कि 2 बार ऑफर और 2 बार एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या निकलता है। आइए समझते हैं इस बात को। कह रहे देखो सर, सबसे पहले कंपनी ये ऑफर करती है, ऑफर बाय कंपनी। कंपनी ये चीज ऑफर करती है कि हाँ हम अपने एम्प्लॉइज के लिए एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम उनको कम शेयर देंगे, और एम्प्लॉइज से पूछती है कि क्या आप ये शेयर्स खरीदना चाहेंगे, क्या आपको ये ऑफर मंजूर है, अगर हम आपको शेयर्स दें तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे। कंपनी पहले ही अपनी ऑफर करती है एम्प्लॉइज को, और इसी को हम बोलते हैं ग्रांट। GRANT। लेकिन ग्रांट का मतलब एक्सेप्टेड, मतलब कि कंपनी ने ऑफर दिया अभी आपको। हो सकता है एम्प्लॉय यस भी कर दे और हो सकता है एम्प्लॉय नो भी कर दें। अगर कंपनी के ऑफर देने के बाद सपोज एम्प्लॉइज ने बोला कि चलिए हम आपको 3 दिन बाद सोच के बताते हैं, या हमें 1 महीने का टाइम दो, या आप हमें 15 दिन का टाइम दो, और 15 दिन के बाद एम्प्लॉय ने ये कहा कि हमें ये ऑफर मंजूर है, और जिस डेट पे वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रांट डेट। ग्रांट डेट ये वो डेट होती है जिसपे कंपनी की ये ऑफर एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय। इस डेट पे कंपनी की ये ऑफर एम्प्लॉय जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉइज। ये छोटी छोटी सी बात है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज ग्रांट डेट। तो ऑप्शन दे सकता है कि जिस डेट पे ऑफर करती है कंपनी, या वो कह सकता है जिस डेट पे एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉइज होता है, या वट। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी क्या करेगी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी को जब पता चलता है कि हाँ कम हमारे एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड है, उसके बाद कंपनी एक बार फिर से एक ऑफर देती है। क्या? राइट टू अप्लाई। कि चलो आपने मान लिया, सभी एम्प्लॉइज ने कह दिया राइट टू अप्लाई। राइट टू अप्लाई का बच्चों क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉइज ने कहा कि हाँ हमें आपकी ऑफर मंजूर है, हम शेयर्स खरीदने को तैयार हैं। उसके बाद कंपनी फिर से ऑफर करती है और सभी इंप्लॉइज को ये बोलती है कि चलो बताओ कि कौन इंप्लॉय कितने शेयर खरीदने को तैयार है, और उसके बाद उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी अपने ऑफर में रखती है। तो एक बार फिर से ऑफर देती है राइट टू अप्लाई, जिसमें ये पूछा जाता है कि हाँ बताओ कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इस प्राइस में हम आपको देंगे, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे रहेंगी,
अब बताइए आपको कितने कितने शेयर्स खरीदने हैं। अब एम्प्लॉय कहते हैं कि अब आपने एक दोबारा फिर से हमें ऑफर दिया, हमें फिर से सोचने का टाइम चाहिए। और फिर से सोचने के बाद जब एम्प्लॉइज बोलते हैं कि 10 दिन बाद हम आपको बताते हैं कि कौन कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, जो कंडीशंस आपने लगाई हैं हम उनसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, वट इस चीज को बेटा हमारे यहाँ जो चीज नाम रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट, और जिसे ऑफर करते हैं इसको बोलते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग मीन्स ऑफर, समझिए आप। तो होता है क्या है कि एक बार वर्ड मैंने जो यूज किया बच्चों, वो वर्ड मैंने यूज किया यहां पर ग्रांट। तो बच्चा सोचता है कि ग्रांट में और ग्रांट डेट में क्या डिफरेंस है, उसे समझ ही नहीं आता है पॉइंट। सिमिलरली यहां पर बोलता है वेस्टिंग और एक वर्ड होता है वेस्टिंग डेट। तो बच्चा सोचता है वेस्टिंग और वेस्टिंग डेट में क्या फर्क है, उसको ये पॉइंट ही क्लियर नहीं होते। और एग्जामिनर 1 मार्कर में आपसे ये बात पूछ सकता है कि वेस्टिंग डेट में और ग्रांट डेट में क्या डिफरेंस हो सकता है, या वट उस एमसीक्यू पे कैसे भी जा सकता है। तो पहले तो हमने 4 वर्ड समझे। क्या बेटे वर्ड समझे हमने, जरा देखें एक बार। एक वर्ड होता है ग्रांट, और मैं आपको करेक्ट करता हूं, इस ग्रांट का मतलब है कंपनी पहले ऑफर करती है कि अगर हम आपको शेयर्स दें तो आप शेयर लेना पसंद करेंगे या फिर आप शेयर लेना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा वर्ड होता है ग्रांट डेट। बेटा इसका मतलब ये होता है कि जिस डेट पे एम्प्लॉइज कहते हैं कि ओके एक्सेप्टेड, हमारा आपकी ऑफर एक्सेप्टेड है, दिस इज कॉल्ड ग्रांट डेट। उसके बाद मेरे बच्चों एक वर्ड आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब राइट टू अप्लाई। राइट टू अप्लाई का कंपनी ऑफर करती है, और उसके बाद एक डेट आती है मेरे बच्चों वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट पे एम्प्लॉय बताते हैं कि हम शेयर्स खरीदने को तैयार हैं। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन अगर क्लियरिटी हो जाए 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। एक और बढ़िया बात इसके अंदर मैं ऐड करता हूं, अगर ये सब हो जाता है कि चलो एम्प्लॉय ने कहा, बता भी दिया कि हम इतने शेयर खरीदने को तैयार हैं, तो एग्जामिनर एक से एक क्वेश्चन पूछने वाला है, व्हाट इज वेस्टिंग पीरियड। व्हाट इज वेस्टिंग पीरियड, 1 मार्कर क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। तो वेस्टिंग पीरियड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रांट डेट, जो ग्रांट डेट से शुरू होता है, एंड एंडिंग ऑन, जो खत्म होता है वेस्टिंग डेट पे, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। यानी कि ग्रांट डेट से लेकर और वेस्टिंग डेट के बीच का जो पीरियड बताया जाता है, इसको वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या आता है, कह रहे सर इसके बाद जब इंप्लॉइज बता देते हैं कि हमें शेयर खरीदना है, तो एक पॉइंट आता है इसके अंदर, एक्सरसाइज प्राइस। याद रखिएगा, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो 1 मार्कर में आपसे पूछ सकता है। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब कि ऑफर प्राइस, कंपनी ने आपको कितना प्राइस ऑफर किया है। जैसे मेरे एग्जांपल में 500 रुपए उस शेयर का एमआरपी था, उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, लेकिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि हम आपको ये शेयर देंगे 200 रुपीज में। तो जो 200 रुपीज है मेरे बेटे, वो एक्सरसाइज प्राइस इसका ऑप्ट किया जाता है। अब ये बताओ मेरे बच्चों, इसके अंदर इंप्लॉइज को कितने का फायदा हुआ। अब इंप्लॉइज को फायदा हुआ 300 रुपए का। 300 रुपए को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। 300 रुपीज को बोलते हैं मेरे बेटे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो हो सकता है एग्जामिनर 1 मार्कर क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ ऐसा बता दे कि किसी शेयर की फेस वैल्यू ये है, उसका एमआरपी ये है, लेकिन कंपनी ने एक्सरसाइज प्राइस इतना रखा है, आप हमें वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताइए क्या है। और एक आखिरी वर्ड बोल रहा हूं बेटा कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक वर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन की जो वैल्यू होती है, दरअसल ये कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में शो करती है। कंपनी जो लॉस कंपनी को होता है, ये कंपनी अपने रिजर्व में मेंटेन करके चलती है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहां आता है। तो आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। तो बच्चों ये एक मैंने स्मॉल आपके लिए प्रिपरेशन कराई है। ईएसओपी लगभग सभी स्टूडेंट्स की निगाह से बाहर होगा। ईएसओपी लगभग सभी टीचर्स लगभग इस पे इतना फोकस नहीं करते, और करते भी हैं तो स्टूडेंट्स इन पे इतना ध्यान नहीं देते। तो बेटा इस वीडियो के थ्रू ये छोटी छोटी डेटा, देखिए मैं ज्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया, और वो सिर्फ इसलिए बताया कि हमारी नीड नहीं है, लेकिन जो 1 मार्कर में नीड बन सकती है, वेस्टिंग डेट, ग्रांट डेट, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज डेट, इन चीजों की बात करता है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व अकाउंट कहां आता है, ये सब बातें वो आपसे पूछ सकता है। सो एनीवे, इन सब के थ्रू आप 1 मार्कर प्रिपरेशन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंपनी से अदर रिलेवेंट थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी आपको बताऊंगा, वो उससे भी देखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।